हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ ऑफ क्लासेस। ओके, आइए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, क्लास 12 टॉपिक है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस में मैंने अभी डिस्कस किया था बच्चों कैपेसिटी एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी, जिसमें मैंने सारी बातें डिस्कस कर ली। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी कंडक्टर बॉडी का एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर। कहते हैं कोई चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर है, उस पर एनर्जी क्या होगा। अगर चार्ज है तो बेटा उसकी कैपेसिटी होगी, चार्ज है तो उसका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो कितनी एनर्जी होती है किसी भी कंडक्टर बॉडी पे, तो आइए डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात, आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम सारी पॉइंट क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, वर्क डन इन चार्जिंग द कंडक्टर टू द चार्ज ऑन इट अगेंस्ट इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड of a conductor is called the self potential energy of conductor. Okay, electric potential energy work done in the charging the conductor. Okay बच्चों, चलिए इंपॉर्टेंट ये है बच्चों। अभी जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा एनर्जी की बात किया जाता है तो एनर्जी याद रखना अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आप क्लास 11th की टॉपिक पढ़े होंगे तो बच्चों आपको एक टॉपिक होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें बोला जाता है कि वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही क्या होता है, वर्क है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम डिस्कस करने जा रहे हैं W इक्वल टू क्या होता है, Q/C इंटू DQ। कैसे, अगर आप पोटेंशियल का फार्मूला पढ़े होंगे ना तो आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। कोई प्रॉब्लम नो। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप जस्ट अभी पढ़े हैं क्या, C इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q/V। कोई प्रॉब्लम, तो Q इक्वल टू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इंटू V। कोई प्रॉब्लम, C इंटू V। और अगर आपको V के स्थान पे, अगर V के स्थान पे आपको रखना चाहिए, V के स्थान पे अगर आपको जैसे V रखना है मुझे, तो Q/ क्या लिखेंगे, C लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम पुटअप कर सकते हैं Q/C। ओके, Q/C को ऑलरेडी इस फार्मूले में पुटअप किया गया है, Q/C। ओके, चलिए तो यहाँ पर लिमिट देंगे, चार्ज को हम 0 से Q तक की बात किया जाएगा। ठीक है, 0 से Q, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, Q इंटू DQ। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्ज को हम वेरिएबल मानते हैं, अपॉन C। अगर बात किया जाए W इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, लिमिट है 0 to Q, यहाँ पे Q इंटू DQ हो जाएगा Q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। कोई प्रॉब्लम, C ऑलरेडी कांस्टेंट है, चाहे तो हम वैल्यू को बाहर कर सकते हैं, 1/C 2C। बचेगा क्या बच्चों, Q स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे क्या, 0 to Q। कोई प्रॉब्लम, सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका वर्क डन। यहाँ पे जो अपर लिमिट होता है उसको पहले रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो हो जाएगा 1/2C इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पर सिर्फ Q स्क्वायर। तो आपका जो वर्क डन का फार्मूला आया है बच्चों, क्या आया है, W इक्वल टू आया है Q²/2C। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड, कहते हैं वर्क डन बोले या एनर्जी बोले या पोटेंशियल एनर्जी बोले, सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, यही होता है, फार्मूला सेम होता है। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी पुटअप करना है वैल्यू, बस कैसे, जैसे देखिए Q के स्थान पर अगर हम रखना चाहे बच्चों, क्या रख सकते हैं, CV।
Q के स्थान पे अगर CV रख देंगे तो एक नया फार्मूला डेवलप हो जाएगा। Q क्या लिखेंगे यहाँ पे, CV का होल स्क्वायर कर देंगे अपान ऑलरेडी 2C है ही, तो क्या हो जाएगा बच्चों, C का स्क्वायर करेंगे। ओके, C का स्क्वायर करने से बेटर है C इंटू सी कर दे रहे हैं, इंटू V का स्क्वायर कर देंगे अपान 2C। C को C से गोली मार देंगे। इसको लिखना चाहे तो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए W इक्वल टू जो फार्मूला आ रहा है 1/2 को थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर बचा है C और ऊपर ही बचा है V स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला आया वर्क डन या एनर्जी या पोटेंशियल, सेकेंड फार्मूला आया हाफ CV का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर आप कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं तो हमेशा रखना एनर्जी स्टोर्ड पर सबसे ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फार्मूला आया। चलिए बच्चों, आपका ये तो हो गया, बट आप देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड एक फार्मूला और लिख लेते हैं बच्चों। अगर बात किया जाए, ये आ गया हाफ क्या CV का स्क्वायर। चलिए, फर्स्ट फार्मूला Q स्क्वायर अपान 2C, सेकेंड आ गया आपका हाफ CV स्क्वायर और हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पर आप Q के फॉर्म में थोड़ा सा चेक करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात किया जाए C इक्वल टू अगर हम रखें, फार्मूला आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड क्लियर कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, हमें फार्मूला भी क्या मिला, एक फार्मूला और क्लियर करना चाहते हैं। चलिए, जस्ट याद रखना, नो कन्फ्यूजन, इंपॉर्टेंट है। W E एंड U दो फार्मूला मैंने डिस्कस कर लिया, क्या, Q स्क्वायर अपान 2C, सेकेंड फार्मूला हाफ CV का स्क्वायर। ओके बच्चों, अभी जस्ट आपने पढ़ा है C इक्वल टू होता है Q अपान V, तो थर्ड फार्मूला में हम क्या पुटअप करने जा रहे हैं, ओके, C इक्वल टू Q अपान B। चलिए पुटअप कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। W हाफ C के स्थान पे क्या लिखेंगे, Q अपान V इंटू V का स्क्वायर है, V का स्क्वायर इंटू V कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। एक V को एक V से गोली मार देंगे, बचेगा क्या बच्चों, W इक्वल टू क्या होगा, हाफ, ठीक है, Q इंटू V अपान, सिर्फ कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है क्या, यही W इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो आप बच्चों याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, सारे फार्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, टर्म बिल्कुल एक होते हैं, याद रखिएगा। फार्मूले सेम है, बस टर्म थोड़े अलग अलग हैं, फार्मूले सब सेम है। देखिए, सबसे पहला फार्मूला Q अपान 2C, सेकेंड फार्मूला हाफ CV का स्क्वायर एंड थर्ड फार्मूला हाफ Q इंटू V। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये अगर आपको तीनों फार्मूले अगर याद हैं तो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ अ कंडक्टर बॉडी जब भी आपका न्यूमेरिकल आएगा 100% सॉल्व हो जाएगा। सारे फार्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कैसे मैंने कैलकुलेट किया ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूलों को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरीके का न्यूमेरिकल फॉर्मेट आएगा उसी अकॉर्डिंग आपको इस फार्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए, अप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए, अब बात आई बच्चों, ऑलरेडी Q C B सब आ गया, बट आपको ये याद होना चाहिए कि Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों, आइए थोड़ा सा क्लियर करते हैं क्या बात है। चलिए, Q क्या है, चार्ज ऑन, ठीक है, चार्ज ऑन कंडक्टर बॉडी। Q क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, चार्ज ऑन कंडक्टर बॉडी। ओके, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन द कंडक्टर बॉडी। किसी कंडक्टर बॉडी पे चार्ज कितना होगा ये Q बताता है। Q क्या बता रहा है, चार्ज ऑन अ कंडक्टर बॉडी, हिंदी में बोले तो आवेश। ओके, चलिए V की बात किया जाए, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर।
V क्या बताता है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बताएगा, यानी वोल्टेज। ओके, चलिए C क्या बताता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C क्या बताता है बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, क्लियर। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द कंडक्टर विद द एनर्जी डेंसिटी। कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या एनर्जी डेंसिटी की बात किया जाएगा। डेंसिटी का अगर फार्मूला बात करें तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिर्फ डेंसिटी बोले तो डेंसिटी का फार्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेंसिटी पूछा जाएगा उसमें सिर्फ आपको क्या डिवाइड करना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, उसकी डेंसिटी आ जाती है। क्या आ जाएगी, उसकी डेंसिटी। जब भी डेंसिटी पूछे, नॉर्मल डेंसिटी ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बट यहाँ पे पूछा है एनर्जी डेंसिटी। बच्चों याद रखना, इस टर्म को आपको याद होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी। और हमने अभी ज़्यादातर सारे फार्मूले क्या पढ़े, एनर्जी के पढ़े। जब भी याद रखिएगा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पूछे तो हमेशा याद रखना, जिस टर्म के अकॉर्डिंग डेंसिटी पूछ रहा है उसमें अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। अब आता है, चलिए एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होगा बच्चों, देखिए du/dv। अब आप जानते हैं, जस्ट सारे फार्मूले पढ़े हैं, चाहे तो आप उसमें वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम किस कंडक्टर बॉडी की होनी चाहिए। कहते हैं वॉल्यूम क्या होना चाहिए कंडक्टर बॉडी पे, ये डिपेंड करता है उसका शेप एंड साइज क्या है। स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल का अलग आएगा, सॉलिड स्फेरिकल का अलग आएगा, सिलेंडर का अलग आएगा, हर एक शेप का अलग अलग वॉल्यूम आएगा, तो उसकी अलग अलग एनर्जी डेंसिटी भी आएगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सारे एनर्जी डेंसिटी का के लिए एक कॉमन फार्मूला है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एनर्जी डेंसिटी, जिसका फार्मूला होता है 1/ε0 इंटू ई का स्क्वायर। याद रखना, एनर्जी डेंसिटी की बात किया जाएगा, एनर्जी डेंसिटी की बात किया जाएगा 1/2 इंटू ई का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना बच्चों। यहाँ पर ई क्या है सर, ε0 क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों, ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, बट आप फिर भी एक बार याद कर लीजिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखिएगा, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है बच्चों 1/ε0 इंटू ई का स्क्वायर। ओके, समझ में आया। द एनर्जी डेंसिटी इन द मीडियम की बात किया जाएगा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर बोलेगा तो मीडियम का मतलब होता है पूरे सिस्टम को उठा के किसी ना किसी मीडियम में डाल देगा, तब आपसे पूछेगा कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जस्ट लाइक टू, अगर पूरे वॉल्यूम, मान लो एक कंडक्टर हॉलो स्फेयर है, उसका एनर्जी डेंसिटी मैंने कैलकुलेट कर लिया इन एयर, बट उसी को ले जाके मैं पानी में अगर डुबो देता हूँ वाटर के अंदर, तो वाटर में जो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या होता है 81, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा। तो लेकिन आप फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं कि मीडियम के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा, DM एनर्जी डेंसिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन मीडियम रखेंगे। क्या रखेंगे, एप्सिलॉन मीडियम ई का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ई का स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, एप्सिलॉन क्या बताता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पर अगर मीडियम में रख रहा है तो मीडियम में हमेशा याद रखिएगा, मीडियम क्या हो सकता है, वाटर,
अगर वाटर है बच्चों तो हमेशा 81 का इस्तेमाल करेंगे। कंडक्टर है किसी मेटल के अंदर रखा गया है, इनफाइनाइट रख सकते हैं। ठीक है, एयर है तो हमेशा 1 होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि आपको ये बात याद होनी चाहिए कि मीडियम यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन एम। एम क्या बता रहा है, मीडियम। क्या बता रहा है, मीडियम। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल। तो मैंने अभी डिस्कस किया क्या, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर बॉडी। तो किसी कंडक्टर का एनर्जी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, मैंने ऑलरेडी फार्मूले से डिस्कस कर दिया। फार्मूला कैसे आया बच्चों, ऑलरेडी मैंने एक एक फार्मूले को डिस्क्राइब करके बताया। फार्मूले में जो टर्म आए हुए हैं ऑलरेडी वो क्या बताते हैं, जैसे Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी। ओके, चलिए कुछ पॉइंट है नीचे। वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट। कहते हैं कंडक्टर बॉडी है, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो उस कंडक्टर बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नोट कुछ बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड ओनली आउटसाइड। अगर कोई कंडक्टर बॉडी है सिर्फ चार्ज को बाहर की तरफ से स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, आउटसाइड द कंडक्टर, बट इन केस ऑफ चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल इट्स आउटसाइड द इंसुलेटर। इंपॉर्टेंट ये बात भी है, याद रखना। अगर कहते हैं कि कोई कंडक्टर सिर्फ आउटसाइड पे चार्ज को स्टोर करके रखा है, अगर उसके आउटसाइड पे इंसुलेटर लगा देते हैं जहां पे चार्ज होगा ही नहीं, तो उसकी कोई एनर्जी डेंसिटी नहीं आएगी। जब चार्ज ही नहीं होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। विदाउट चार्ज नॉट डेवलप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसलिए बोलना चाहता है, नोट ये बात बताया है, याद रखना। इन केस ऑफ द चार्ज कंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड ओनली द आउटसाइड द कंडक्टर, बट इन केस ऑफ द चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल, अगर कंडक्टर जो है चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल है, उस पर कोई चार्ज नहीं हो सकता है। जैसे जस्ट लाइक टू प्लास्टिक का बॉल, अगर प्लास्टिक के बॉल की बात किया जाए, उस पर करंट गिरा दीजिए कंडक्टर वायर पे, मतलब खास करके प्लास्टिक बॉल पर आप वायर गिरा दीजिए कंडक्टर का, तो क्या आपको कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट आपको टच कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ पर कोई एनर्जी डेंसिटी नहीं होगा। ओके, क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। चलिए डायग्राम में यहाँ पे ऑलरेडी 2 पैरेलल प्लेट थोड़ा सा साइड में बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चलिए देखें, ए ठीक है, कंडक्टर बॉडी पे मैंने प्लस Q चार्ज दिया और प्लस Q चार्ज देने से चार्ज जो है वो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसका एरिया मैं ले रहा हूँ A, कोई प्रॉब्लम। इसके जस्ट D डिस्टेंस पर एक कंडक्टर बॉडी और लेता हूँ जिसका एरिया A ही है, इस पर मैं माइनस चार्ज डेवलप कर देता हूँ। ठीक है, माइनस चार्ज होने का कारण इस पर माइनस चार्ज पूरी तरीके से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस D ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम। चलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा याद रखना प्लस चार्ज से डेवलप होती है और माइनस चार्ज की तरफ हमेशा एंडिंग होती है उसकी। यू अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। चलिए कहते हैं अगर इसके एक पॉइंट को हम अर्थ से जोड़ देते हैं, क्या कर दिया मैंने, अर्थ कर दिया, अर्थेट कर दिया, तो क्या होगा। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पॉइंट।
ये आपका क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है पैरेलल चार्ज कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी हमको बतानी है। तो आइए चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट, मेटेलिक प्लेट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। स्मॉल डिस्टेंस क्या लिया मैंने, d डिस्टेंस से मैंने दोनों प्लेट को आपस में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये जो बता रहा है बच्चों, ये क्या बता रहा है, इफेक्टिव एरिया ऑफ ईच प्लेट। जो ए रिप्रेजेंट किया गया है, ये बताया गया है, क्या बता रहा है, इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट। डी बता रहा है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ओके, क्यू बता रहा है बच्चों, प्लस क्यू बता रहा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ द ईच प्लेट। यहां पर बात किया जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों। क्यों, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको फार्मूला क्लियर होगा बच्चों तो बिल्कुल आप बता लोगे। जिसको मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था क्यू अपान एरिया, क्या बोलते हैं, क्यू अपान एरिया। चार्ज में अगर एरिया से डिवाइड कर देते हैं, किसी कंडक्टर बॉडी के एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं सिग्मा। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर का स्क्वायर। ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ, समझ में आए बच्चों। तो यहाँ पर सिग्मा जो है क्या बता रहा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ द ईच प्लेट, क्यू अपन एरिया। कोई प्रॉब्लम। वी क्या बता रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। इनके बीच में वी जो है क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। ओके, कोई प्रॉब्लम। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। बात किया जाए बच्चों कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो याद रखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी में अगर एप्सिलॉन नॉट से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो हमें दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा क्या बच्चों, सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट से पूछा है तो आएगा। अगर आपसे गलती से पूछा जाए कि सिंगल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक प्लेट की बात किया है इसलिए 2 एप्सिलॉन नॉट रखोगे, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। किसी एक प्लेट प्लस या माइनस के वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो हमेशा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, चलिए कैपेसिटी की बात किया जाए, कैपेसिटी कैसे आया हुआ है। चलिए, सबसे बड़ी बात है हमें कैपेसिटी कैसे लाएंगे, थोड़ा सा हम पिक्चर को क्लियर कर देते हैं। फिर से एक बार बताने जा रहे हैं कैपेसिटी। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। ओके, और C इक्वल टू यहाँ पर A अपान डी 4 पाई डी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा सीजीएस में C इक्वल टू A अपान 4 पाई डी। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is filled the completely between the plates, then the capacitance increase by the K time। अगर दोनों प्लेट के बीच में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा गया है, फिल किया गया है, तो उसका जो न्यू कैपेसिटी होगी वो ओल्ड कैपेसिटी का K टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, K इंटू क्या करेंगे C, इतना बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, समझ में आए बच्चों। यहाँ पर एक एक पॉइंट को बताया गया है कि क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या बता रही है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, हम क्या चीज़ डिस्कस कर लिए, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसका याद रखिएगा फार्मूला Q अपान A। दोनों प्लेट के बीच में अगर पूछा जाए दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। उसका जस्ट फार्मूला भी हमने पढ़ा कैपेसिटर का,
ए एप्सिलॉन नॉट क्या अपान क्या करेंगे डी। ये दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस है। अगर किसी एक प्लेट से अगर पूछेगा बच्चों, किसी एक प्लेट के द्वारा कैपेसिटेंस क्या होगा, फिर वही लगाएंगे 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए सी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान 2d करेंगे। क्या करेंगे बच्चों 2d, हाफ का डिवाइड करेंगे। समझ में आया? इंपॉर्टेंट, किसी एक प्लेट के कारण कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, तो हमेशा रखना ए एप्सिलॉन नॉट अपान 2d। ओके, समझ में आया बच्चों? चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है। समझ में आया? चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज का अमाउंट बेटा सेम होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है, याद रखना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, प्लस क्यू है तो चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती हैं। दोनों प्लेट को डी डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है। इसका सरफेस एरिया ए होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी ए होता है। बट हमें फार्मूला याद होना चाहिए, दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटी का फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यू अंडरस्टैंड? कैपेसिटी ऑफ टू पैरेलल कैपेसिटर, दो पैरेलल कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटी का फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यू अंडरस्टैंड? चलिए सरफेस एरिया हम देते हैं बच्चों, कैलकुलेट करिएगा। 4 × 10 के पावर, ओके चलो 8, ओके मीटर स्क्वायर। डी इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 0.04 मीटर। चार्ज लिख लीजिए बच्चों। चलिए चार्ज की वैसे वैल्यू नहीं होगी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 8 × 10 के पावर -12 कूलम। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों कैपेसिटर। कैपेसिटेंस पूछेगा टू पैरेलल कैपेसिटर के बीच में, तो क्या आ जाएगा C इक्वल टू ए ऑलरेडी दिया हुआ है क्या 4 × 10 के पावर 8। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी होता है क्या 8.85 × 10 के पावर माइनस का क्या 12 अपान डी की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों 0.04 मीटर है। डेसिमल को सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है, डेसिमल को हटाना है तो आप ऊपर क्या करेंगे 100। ओके, डेसिमल हट जाएगा। चाहे तो डेसिमल से डेसिमल आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8.85 के जस्ट बगल में 2 डिजिट है, पॉइंट के जस्ट बगल में 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। सी इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा क्या 4 × पावर को माइनस कर लेते हैं बच्चों, पावर को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4 × 885, पावर बचेगा क्या माइनस का 4। ओके, माइनस का 4 अपान क्या हुआ 4। ओके, 4 से 4 को गोली मार देंगे बच्चों, 4 से 4 को क्या कर देंगे गोली मार देंगे। सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 885 × 10 के पावर माइनस का 4। ओके, ये आपका आ जाएगा फैरड। क्या हो जाएगा फैरड। कोई प्रॉब्लम? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस कर लिया बच्चों। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी। क्या होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। बट जब बच्चों आपसे पूछा जाएगा किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा कैपेसिटेंस क्या होता है, तो C इक्वल टू क्या होगा ए एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नेट अपान क्या हो जाएगा 2D। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं चार्ज दे रखा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हुआ था बच्चों? अगर चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? सिग्मा अपान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी में अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। सबसे पहले हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आनी चाहिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? क्यू अपान एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू की वैल्यू दे रखा है कितना? 8 × 10⁻⁻12 अपान एरिया दे रखा है क्या? 4 × 10⁸। कोई दिक्कत? क्या करेंगे? 2। ओके, पावर ले जाएंगे ऊपर, माइनस हो जाएगा तो 2 × 10 क्या हो जाएगा? 12 और 8 आपस में ऐड हो जाएंगे, -20 हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया बच्चों क्या? 2 × 10⁻। ओके बच्चों, तो समझ में आया क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया आंसर आपका इतना 2 × 10⁻⁻20। तो आपको करना क्या है? E इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया है 2 × 10⁻⁻20 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। पावर ऊपर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? प्लस। इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेसिमल हटाने के लिए 2 0 ऊपर बढ़ा सकते हैं, 200 हो जाएगा अपान 885 इंटू पावर को देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, अगर माइनस करेंगे तो 10⁻⁻8 आएगा। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि 812 आपका ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +12 एंड -20 पावर माइनस साइन वही रखा जाता है जिसका पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना -20 बड़ा मतलब ज़्यादा है पावर में, इसलिए यहाँ पे -8 आएगा। अब बात करते हैं, इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए बच्चों। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा भाई आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, या आप लिख सकते हो क्या? वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है न्यूटन पर कूलम, और ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके।